भारत की दीर्घकालीन लोकतंत्र की चुनौतियों को समझने के बाद जिसमें हमने जिसकी हम पुनरावृत्ति भी कर चुके हैं। तीसरी थी महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी। पहले हमने पढ़ा भ्रष्टाचार, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा। फिर हमने पढ़ा कि कैसे जो केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी टकराव है और आतंकवाद से लड़ने और कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। और हमने पढ़ा कि लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में के दौरान होने वाला अंधाधुंध चुनावी खर्चा, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता ना होना, गठबंधन की कमजोर सरकार होना। फिर हमने पढ़ा कि कैसे 49% महिलाओं की संख्या होने के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व संसद में काफी कम है। और हमने पढ़ा कि कैसे प्रॉक्सी विमेन का फिनोमिना यानी शपथ महिलाओं का जो फिनोमिना है वो भारत के लोकतंत्र में काफी सक्रिय है, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। तो आगे हम पढ़ेंगे बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियां। अब हमने अभी तक भारत के संदर्भ में लोकतंत्र की चुनौतियों को देखा। यदि हम बिहार की चुनौतियों का निरीक्षण करने जाएं तो यहाँ पर कई क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि भारत के हर राज्य में हैं। परंतु यदि हम बिहार को देखें तो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, परिवारवाद जैसी बुराइयां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। परिवारवाद क्या हो गया, ये देखिए कि एक पार्टी जो है अपनी ही पार्टी, जैसे एक पार्टी के साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है, वह आगे जाके अपने ही पुत्र, अपनी पुत्रियां और अपने फैमिली मेंबर्स, अब चाचा भतीजा सब कुछ एक ही परिवार के लोग उस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, वही उस पार्टी को आगे लेके जाएंगे। इसको नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, परिवारवाद को। तो बिहार में यह संपूर्ण तरीके से देखने को मिलता है। आप जेडीयू को देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए, जो कि लालू यादव की पार्टी है। अब यहाँ पे जातिवाद कैसा है, क्योंकि एक पार्टी जो है वो यादव को सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी जो है वो किसी और दल को सपोर्ट कर रही है। और इनकी जो विचारधारा है, इनका जो राजनीति करने का ढंग है, वह ही जातिवाद एवं परिवारवाद पर टिका हुआ है, यानी यह इसकी बुनियाद ही है। हाल ही में मतलब यह भी परंपरा बनती जा रही है कि जिस भी जनप्रतिनिधि का निधन हो गया या इस्तीफा दे दिया किसी भी कारणवश, तो जैसे ही उनकी सीट खाली होगी तो उसी के किसी परिजन को उनकी जगह टिकट दे दी जाएगी। यानी बाप नहीं तो बेटा, नहीं तो चाचा, नहीं तो भतीजा, ऐसे ही चलता रहा तो ये भारत को अंदर से खोखला कर देगा, क्योंकि जो असल प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी जो एक काबिल नेता बन सकता है, उसको वो सीट परिवारवाद के चलते नहीं मिलेगी। तो यह भारतीय लोकतंत्र की खामियों को दर्शाता है, जो बिहार मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नेतागण हैं वो कुछ खास जातीय समूहों या वो जो व्यक्ति हैं उनके लिए ही सरकारी स्तर पर उनको लाभ पहुंचाने की राजनीति खेलते हैं। यानी सबको पता है कि यदि यादवों की सरकार बनेगी बिहार में तो यादव को फेवर किया जाएगा, वह किसी और दल को फेवर क्यों करेंगे। तो ये जो शैली है, इससे बिहार की राजनीति को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है और भारत के लोकतंत्र को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यह जो फेवरेटिज्म है और जो बायस है, यानी अपने ही परिवार के लोगों के प्रति जो स्नेह है और जो बायस हो रहा है, पार्टीशन पॉलिटिक्स खेली जा रही है, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देती है, अफसरशाही को बढ़ावा देती है, लूट तंत्र इससे होता है, आर्थिक पिछड़ापन बिहार में इसकी वजह से हो रहा है, शिक्षा का अभाव है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि यदि सक्रिय सुचारू रूप से कोई काबिल नेता चुना जाएगा जो कि
एजुकेटेड हो, उस फील्ड में उसकी मास्टरी हो, तो अब बिहार में जैसे बाढ़ों और आपदाओं से निपटना पड़ता है, तो उनके पास शायद कुछ सकुशल शैली हो इस सब से निपटने के लिए। परंतु यदि परिवारवाद ही चलता जाए और बचपन से ही किसी को पता हो कि आगे बड़े होकर मुझे नेता बनना है क्योंकि मेरे पापा भी नेता हैं, तो वो उस शैली को कैसे डेवलप करेंगे जो कि स्टेट को, उस राज्य को विकास की ओर लेके जाए। तो बिहार में यही सब चीज़ें हैं, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई संसाधन नहीं हो पाया है अभी तक, नारियों की खराब स्थिति है, अनएजुकेशन है, पंचायतों और प्रखंडों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये सब स्थापित चुनौतियाँ हैं बिहार के लोकतंत्र में, यानी ऐसी चुनौतियाँ नहीं है जो हाल ही में देखने को मिली हैं, ये चलती आ रही हैं, जिससे लड़ने के लिए यह समय आ चुका है कि इस पर विचार किया जाए। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार के लोकतंत्र में कैसी चुनौतियाँ हैं, तो आपको यह बात लिखनी होगी कि कैसे जातिवाद, परिवारवाद काफ़ी स्थापित चुनौती है बिहार में, एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार है, अपराध है, लूट तंत्र इस्टैब्लिश हो चुका है, अफ़सरशाही है, आर्थिक पिछड़ापन है, शिक्षा का अभाव है, शैली का अभाव है, अम एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए संसाधन नहीं दिए जाते हैं। सरकार लूट-पाट में लगी जाएगी तो फिर विकास कैसे होगा? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन नहीं है, नारियों की खराब स्थिति है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो यह सब जो है कड़ी चुनौतियाँ हैं बिहार के लोकतंत्र के लिए। तो भारतीय लोकतंत्र की और बिहार के लोकतंत्र की चुनौतियाँ पढ़ने के बाद अब आप एबल हो चुके हैं, अब आपको समझ आ चुका है कि चुनौतियों के प्रकार कैसे हैं। यदि आप सबसे पहले स्लाइड पर जाएँ, सबसे पहली चीज़ जिससे हमने शुरू करा था, उस पर वापस जाएँ तो आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था बुनियादी चुनौतियाँ होती हैं, जो कि देश अभी हाल ही में आज़ाद हुए हैं या जो लोकतंत्र की तरफ चल पड़े हैं, उनके लिए, जिनके लिए लोकतंत्र नया है। तो लोकतंत्र की बुनियादी चुनौतियाँ होती हैं, फिर लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती होती है, यानी जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उन तक एक जनप्रतिनिधि तक लोकतंत्र को पहुँचाने की चुनौती है कि गाँव-गाँव तक, किनारों तक लोकतंत्र को फैलाया जाए, विस्तार हो, यह होता है सशक्त चुनाव आयोग से। फिर हमने तीसरा पढ़ा कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियाँ हैं और ऐसी चुनौतियाँ उन देशों को देखनी पड़ती हैं जहाँ पर लोकतंत्र ऑलरेडी मौजूद है। तो लोकतंत्र कैसे मौजूद होगा जब एक स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया होगी, निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा, हमारी कार्यपालिका निष्पक्ष तौर से काम करेगी और परंतु भारत में चुनौतियों के प्रकार कैसे हो गए या वैसे ही लोकतंत्र में चुनौतियों के प्रकार कैसे हो गए अगर हम इनको और तोड़ें तो संवैधानिक बनावट। संवैधानिक बनावट कैसी चुनौती है कि जब संविधान में कोई खामी हो। भारत का संविधान जो है वो एक भारत के संविधान में हम एक डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक है, सेक्युलर है, ये हमारे प्रिएम्बल में लिखा हुआ है। परंतु जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो यदि संविधान में ही डेमोक्रेसी ना हो तो फिर आगे लोकतंत्र कैसे बढ़ेगा? फिर लोकतांत्रिक अधिकार, दूसरी चुनौती, जो कि हो गए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आप देखिए अभी तक हमारे कितने सुधार होते रहते हैं, यानी राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी अनुच्छेद 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 21 में हमारी निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है। फिर 2005 में हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, हमारे सूचना का अधिकार लाया गया, राइट टू एजुकेशन लाया गया 2001 में। तो लोकतांत्रिक अधिकार समय के साथ सशक्त किए जाने चाहिए लोकतंत्र सशक्त करने के लिए। फिर संस्थाओं का कामकाज, जैसे कि नीति आयोग है, कितने ही एनजीओ हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, यदि वो ढंग से काम ना करें तो लोकतंत्र कैसे काम करेगा, क्योंकि लोकतंत्र तो इनके ऊपर ही निर्भर है, इनके निष्पक्ष और स्वतंत्र काम के लिए। तो जब ऐसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार होता है या काज ढंग से नहीं होता है तो लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगली चुनौती हो गई चुनाव। यदि चुनाव निष्पक्ष तौर से ना किए गए हों, जैसे कि हमने देखा, अभी हमने पढ़ा था कि
पोल बूथ कहीं पर कैप्चर कर लिए जाते हैं, वोट नहीं डालने दिया जाता, कहीं पर ज़बरदस्ती वोट डलवाया जाता है, कहीं पर पैसा देकर भ्रष्ट तरीके से वोट डलवाए जाते हैं, कहीं पर नकली वोट डलवाए जाते हैं। तो यदि ऐसे ही चुनाव होते रहेंगे तो लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोग असल में चाहते हैं अपना नेता वह चुनकर हमारे प्रतिनिधित्व के लिए सामने नहीं आ पाएगा। फिर है संघवाद विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। अब भारत क्या है? एक क्वासी फेडरल देश है, यानी यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स में केंद्र और राज्य के बीच जो है वो पावर बटी हुई है, परंतु केंद्र के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर है। परंतु यदि अगर विकेंद्रीकरण ना हो यानी डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, यदि पावर सत्ता का वितरण राज्यों को जो है वो ना दिया जाए, पावर ना दी जाए अपना काम करने के लिए, और केंद्र एवं राज्यों के बीच असंतुलन बना रहे, तो क्या विकास हो सकता है? राज्य को अगर सहायता चाहिए हो केंद्र से किसी एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और केंद्र ना करे तो विकास नहीं हो पाएगा। यदि केंद्र कुछ लागू करना चाहता है और राज्य लागू करने से मना कर दे तो भी विकास नहीं हो पाएगा। तो विकेंद्रीकरण काफी जरूरी है, जिसके चलते पंचायती राज जो है वो भारत में लाए गए थे 73rd 73वें और 74वें संशोधन के तहत। फिर है विविधता को समेटना यानी वैरायटी, जो हमारी हेट्रोजेनिटी है, क्यों जो अ, अनेकता है ना, जो हम कहते हैं अनेकता में एकता, तो अनेकता है भारत में। ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार, एक ही लिंग, एक ही उम्र के, एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग रहते हो। ऐसा नहीं है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर काफी विविधता है, बहुत वैरायटी है। तो एक ही संसद में ऐसी विविधता को इंक्लूड करना, समेटना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर लिंग और हर जगह से आए और हर क्षेत्र से लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में होना काफी जरूरी है, नहीं तो वह उस वर्ग के लोग जो हैं वो पिछड़े रह जाएंगे। फिर इसके बाद आता है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। तो फिर यहाँ पे आ जाता है रिजर्वेशन, आरक्षण जैसी स्कीम्स, ताकि भारतीय लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वह कहीं पीछे ना रह जाएं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो इतने आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं है, कहीं वो पीछे ना रह जाएं, पिछड़े ना रह जाएं। उनके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। तो दोबारा से एक बार पढ़ लें, चुनौतियों के प्रकार क्या हैं? संवैधानिक बनावट, संविधान सशक्त तो लोकतंत्र सशक्त, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। फिर लोकतांत्रिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फिर संस्थाओं का कामकाज जो कि निष्पक्ष और स्वतंत्र एवं अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि संस्थाओं के कार्यपालिका के कामकाज के ऊपर लोकतंत्र निर्भर करता है, नागरिक निर्भर करते हैं। चुनाव होने चाहिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र, चुनावों में भ्रष्टाचार यानी लोकतंत्र कमजोर। फिर चाहिए हमें संघवाद विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि केंद्र और राज्यों के रिश्तों को मजबूत करे और विकास में सहायता करे। फिर है विविधता को समेटना यानी जो इतनी वैरायटी है, हेट्रोजेनिटी है, हर क्षेत्र से लोग जो है वो भारत में प्रकार के लोग रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में, तो हर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। फिर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व यानी रिजर्वेशन आकर्षण के चलते हमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत है। तो यह थे भारत में चुनौतियों के प्रकार। अब जब हमने पढ़ लिया कि भारत में कैसी चुनौतियां हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, हमने पढ़ा चार स्टेजेस जो हैं चुनौतियों के। फिर हमने पढ़ा बिहार में इलेक्शन में क्या चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हमने उसके बाद पढ़ा कि कैसे नेपाल में, हमने शुरू में पढ़ा था बुनियादी चुनौतियां हैं। फिर हमने पढ़ी चुनौतियों के प्रकार क्या क्या है लोकतंत्र में। अब जब हमें समझ में आ गया है कि लोकतंत्र क्या है और इसमें किस प्रकार की और कितनी सारी चुनौतियां हैं, तो समय आ गया कि हम बात करें कि राजनीतिक सुधार कैसे हो। अब जब चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सुधार के बारे में भी बात करना आवश्यक है, क्योंकि हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, यह भी जरूरी है कि हम साथ में सॉल्यूशंस की बात करें और उन पर विचार करें।
तो कैसे हो सकता है ये सब? ऐसे होगा जब हम संदर्भ विशेष कानून लेके आएँगे। संदर्भ विशेष का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे यदि हमने देखा कि अमेरिका और ब्रिटेन की जो लोकतंत्र है वो मजबूत है, परंतु इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अमेरिका और ब्रिटेन के जो भी कानून है वह भारत में लागू कर दें। ऐसा हम इससे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों देशों और का तीनों देशों का संदर्भ अलग-अलग है, पॉपुलेशन अलग है। अमेरिका की पॉपुलेशन देखिए और ब्रिटेन की देखिए उनसे भी कम है, और भारत की देखिए दूसरे नंबर की विश्व पे पॉपुलेशन, और कितने तरह के लोग भारत में रह रहे हैं और प्रॉब्लम्स हमारी कितनी अलग-अलग हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ पर रेसिज़्म की प्रॉब्लम है अमेरिका में, परंतु यहाँ पर जातिवाद यानी कास्टिज़्म की प्रॉब्लम है। तो संदर्भ विशेष कानून लाने की ज़रूरत है जो कि भारत के संदर्भ को सूट करें और भारत के लोकतंत्र की चुनौतियों को मद्देनज़र रखकर उन पर काम करें एवं सशक्त हों कानून। परंतु सिर्फ कानून बना देने से राजनीतिक सुधार नहीं हो सकता है, ना कि लोकतंत्र सशक्त हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो हमारा संविधान कितना सशक्त है और हमारा आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है, उनकी धाराएँ कितनी सशक्त हैं, लेकिन क्या इसके चलते अपराध रुक रहे हैं? नहीं। राजनीतिक सुधारों का काम मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलनों एवं राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों द्वारा ही हो सकता है। तो राजनीतिक रूप से नागरिक कैसे सचेत होंगे? जब वह सरकार की स्कीम्स, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसा करने के लिए उनको पढ़ा-लिखा भी होना चाहिए। तो शुरू कहाँ से करें हम? शिक्षा के अधिकार से शुरू किया, शिक्षा के अधिकार से शुरू करके फिर हमने चाइल्ड लेबर हटाया, हर किसी के पास एक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। फिर जब वह शिक्षित होंगे तो उनको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे कानून हैं और कैसे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। और इसी के चलते-चलते हम पहुँच गए हैं सूचना के अधिकार तक, जो कि हाल ही में 2005 में लागू किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप किसी भी आप आम नागरिक हैं, मैं भी, आप भी, कोई भी एक आरटीआई दर्ज कर सकता है, जहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा भी शक है, गड़बड़ है, या यदि आपको सिर्फ जनरल जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। तो यदि आप मान लीजिए गए हैं अपना पासपोर्ट बनवाने, आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है या आपको अपना आधार कार्ड ही बनवाना है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए आपसे मान लीजिए ₹2000 माँगे जा रहे हैं। ये आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको अपनी मार्कशीट और ₹2000 देने पड़ेंगे अपनी फ़ोटो के तहत। परंतु आपको इस बात पे शक है कि यदि आधार जन आधार है और हर एक का अधिकार है, तो क्या भारत सरकार हमसे ₹2000 ले सकती है एक आधार कार्ड बनवाने के लिए? और यदि आप इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, आप एक आरटीआई डालेंगे, आपको पता चलेगा कि आधार कार्ड जो है बनाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, और यह हमारा मूल अधिकारों में से एक है कि हमारे पास अपनी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान हो। तो आप इस पर्टिकुलर ऑफिस जहाँ से आपको आपसे ₹2000 माँगे गए, इसके तहत आरटीआई में शिकायत दर्ज करेंगे, तो एक कमेटी बिठाई जाएगी। 1 महीने के अंदर-अंदर ये सारा काम होगा, क्योंकि आरटीआई दर्ज करने के 1 महीने के अंदर आपको जवाब मिलना ज़रूरी है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में सामने आया है? तो ऐसे ही अधिकारों की बात हम कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि संदर्भ विशेष कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि सूचना के अधिकार के चलते अब कोई भ्रष्ट ऑफिसर यानी भ्रष्ट अधिकारी या कोई भ्रष्ट जो संस्था भी है वह भी ये काम करने से पहले सोचेगी, क्योंकि यदि आरटीआई डाल दी गई इनके अगेंस्ट कि आपने ये काम कैसे किया जब ये कानून और संविधान के अंदर वर्जित है, तो उनको सजा होगी। और जो भ्रष्टाचार है ऐसे ही करते-करते कम होगा। तो जब हम कहते हैं कि राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों की ज़रूरत है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो कि दलीय, जातीय और क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। जन आंदोलन हो, जब किसी सरकार या
कोई भी नीति से हम संतुष्ट ना हो, तो हम आंदोलन करके या अपनी नाराज़गी जता के बता सकें कि हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास है? जनता के पास, हमारे पास। इसीलिए राजनीतिक सुधार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी किसकी होगी? हमारी, और हमारे उन प्रतिनिधियों की जिनका हम चयन करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ये कुछ राजनीतिक सुधार के विषय हैं, मतलब कुछ राजनीतिक सुधार हैं जिसके चलते हम लोकतंत्र की चुनौतियों से लड़ सकते हैं। यदि आप एक क्विक पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, मतलब जल्दी से देखना चाहते हैं, तो सब समझ लीजिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, प्रक्रिया है, एक सामाजिक सिद्धांत है, एक प्रकार की मनोवृत्ति है और एक आर्थिक स्थापना भी है, जो कि जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार को स्थापित करती है। लोकतंत्र में 3 तरीके की जो है वो चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, बुनियादी चुनौतियाँ, विस्तार की चुनौतियाँ एवं अ, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियाँ। भारतीय लोकतंत्र के जो हैं 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका के प्रति और विधायिका उत्तरदायी है न्यायपालिका के प्रति। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए एक सफल लोकतंत्र के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा की तैयारियां, आर्थिक अपराध जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें आप भूलिएगा नहीं, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोक्सी के अपराध, विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में जो भारत रत्न काला धन जमा करते हैं वो, अवैध शरणार्थी, अलगाववादी एवं नक्सलवादी गतिविधियां, फिर भ्रष्टाचार, असमानता, असंतुलन, जातिवाद और केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी टकराव, जन कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन ना हो पाना, शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरियां एवं अन्य सामाजिक कुरीतियां जैसे कि बाल विवाह। लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में फिर तीसरे नंबर पर, तीसरी श्रेणी में कौन आ जाते हैं? अंधाधुंध चुनावी खर्चा, भ्रष्टाचार, गलत तरीके से टिकटों का वितरण एवं एक मिली-जुली सरकार जो कि गठबंधन की सरकार जो कि स्पष्ट बहुमत आने पर नहीं बनती, जो प्रशासन एवं लोकतंत्र को कमजोर बनाती है। चौथे नंबर पे शपथ या प्रॉक्सी विमेन का जो फिनोमिना है। हालांकि शिक्षा नीति के सुधार के चलते महिलाओं का विकास हुआ है, परंतु जहां भी महिलाएं निर्वाचित हैं, स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, गांव में या नगर परिषदों में, ऐसा देखा जाता है कि वह अपने फैमिली मेंबर जो कि मेल हैं, यानी पति, पुत्र, चाचा, भतीजा, कोई भी इनके प्रभाव में काम कर रही है। और यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो 49% हैं भारतीय पॉपुलेशन का। फिर हमने पढ़ा बिहार की लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में। बिहार में जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, जिसके चलते कोई सीट खाली होती है, अपने परिवार के लोगों को टिकट बांट दी जाती है। कोई भी सकुशल एवं स्किल्ड पर्सन जो है बिहार में की राजनीति में ऊपर नहीं उठ पा रहा है इनके चलते, जिसके चलते बिहार में राजनीतिक भ्रष्टाचार है, अपराध है, अफसरशाही है, लूट-पाट है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का कोई संसाधन नहीं है, नारियों की खराब स्थिति है, पंचायतों और प्रखंडों में भ्रष्टाचार फैल चुका है, शिक्षा का अभाव है और आर्थिक पिछड़ापन है, क्योंकि खेती में भी कोई संसाधन जो है प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे हैं। आपने देखा। इसके बाद हमने चुनौतियों के प्रकार पढ़े। हम समझ चुके हैं संवैधानिक बनावट, लोकतांत्रिक अधिकार, ये सब जो है कितने लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हो सकती हैं अगर ये ढंग से लागू ना किए जाएं। फिर हमने पढ़ा कि राजनीतिक सुधार के लिए जरूरी है कि संदर्भ विशेष कानून बनाए जाएं और फिर उनके क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि राजनीतिक कार्यकर्ता, दल और आंदोलन हो और
एक राजनीतिक रूप से जो सचेत नागरिक है, वह इसके क्रियान्वयन के प्रति एकदम निष्ठावान रहे कि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसके लिए हम अपने आप को अवेयर करें, शिक्षित करें और अपने मूल अधिकारों को समझें, जैसे कि हमारा शिक्षा का अधिकार और हमारा सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में लाया गया, जिसके तहत भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो यह था आपका अध्याय 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ और इस वीडियो में इतना ही। आप इस पे पुनरावृत्ति करें, इसको रिवाइज़ करें और काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, आप इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद।